मम्मा और कोई लाइट बंद करो। हाँ ये भी कर दूँगा। अब सुनो, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या डिसाइड कर लिया, वर्ड रूट, है ना। अब नॉमेनक्लेचर के अंदर दूसरा पार्ट हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट इज द फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट चेन। आ जाओ, फाइंडिंग दी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई भी स्ट्रक्चर दिया है ना, दूसरा हमें एक चीज़ क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन तो काउंट करनी ही करनी है ना। मैम इसकी भी पीटी बना के भेज दो। लॉन्गेस्ट चेन तो काउंट करनी, मैं कर दूँगी लॉन्गेस्ट चेन तो अपने को काउंट करनी है। हमको और क्या करना है, हमको देखना है कि भाई कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है अगर हर जगह, एवरीवेयर इफ देयर इज सिंगल बॉन्ड, है ना। अगर हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ एल्केन। तो स्ट्रक्चरली कोई कंपाउंड एल्केन कब है, जब उसके हर कार्बन कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर एक भी जगह अगर मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया, एक भी जगह, दो जगह, तो ये एल्कीन है ना। और अगर कहीं पे भी मेरे पास अगर ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ गया कहीं पे भी, तो ये हो जाएगा एल्काइन। इट कैन बी एट एनी पोजिशन। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि मैम एल्केन एल्कीन एल्काइन हो गया। फिर कई बार ऐसे होता है, जैसे कार्बन है, अब ये कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बताइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। अच्छा मास नंबर। तो 6 प्रोटॉन्स बराबर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 2 4। तो 1 2 3 4, सही है। अब ये बॉन्ड बनाता है किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब 1 प्रोटॉन इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, बताओ मेरे पास, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 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 बोलो हाँ है ना। तो क्या ये बॉन्ड बन जाएगा इस प्रकार से। अगर कार्बन ने सबके साथ बॉन्ड बनाया तो कार्बन ने भी सबसे बॉन्ड बनाया, हेंस CH4। तो यानी कि हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझनी है, टू कंप्लीट द वैलेंसी, टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन, टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन वी यूज़ हाइड्रोजन। हेंस इनका नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, समझ आई। और कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी है 4, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एक बारी में 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। हेंस इट इज़ अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। इतनी बात समझ आई। अब बात को आप इसको समझो कि ये वैलेंसी हो गई मेरे पास, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गया, कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। तो पहला चीज़, अब कार्बन देखा, पर मैंने ऐसा करा कि यार कार्बन के साथ ना 4 तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड बना रहे तो H हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने ये एक H हटा दिया यहाँ से। अब तुम सोचो, अगर मैं ये एक H हटा दूँ यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब ये कार्बन के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ठीक है, अगर ये वाले कार्बन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 1 2 ये रह गए, 1 2 1 2, सही बात, ऐसे ही हो रहा है ना। हाइड्रोजन का ये लाल वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और ये जो अपने ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन ये अपने कार्बन के। तो कार्बन इस वाली जगह पे बॉन्ड कैसे बनाएगा, इस वाली जगह पे बॉन्ड कैसे बनाएगा बताओ, बनाएगा क्या, इस वाली जगह पे कार्बन बॉन्ड ही नहीं बनाता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, एंड कार्बन नीड्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां इलेक्ट्रॉन किधर है, तो कार्बन का तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। पर अगर इसकी जगह पे, एक मिनट, अगर इसकी जगह पे मैं कोई और ग्रुप लगा दूं, मान लो इसकी जगह पे मैं कोई ग्रुप लगा दूं OH, तो O का एटॉमिक नंबर देखो 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा हाइड्रोजन हुआ, तो ये मेरा उसका बॉन्ड हुआ, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना, बोलो हाँ है ना। तो OH ने क्या किया, OH ने कार्बन का एक H हटा के उसकी जगह OH लग गया, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा हुआ। तो एक न्यू ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड in the simple हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर, और उसके लगने से अब ये एल्केन नहीं रहा, ये एक न्यू अल्कोहल बन गया। तो OH के लगने से अब ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा, इट विल शो द केमिकल प्रॉपर्टीज of alcohol. It will show the chemical properties of an alcohol. Yes or no? और अगर ये केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा अल्कोहल की, तो इससे मुझे क्या समझ आया बताओ, कि मैम ये हुआ फंक्शनल ग्रुप।
तो व्हाट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप? व्हाट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप? मुझे बताओ। हमने पढ़ा कि हर कंपाउंड में या तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन हटा के कोई O कोई N ऐसे ग्रुप्स लग जाएं तो वो फंक्शनल ग्रुप है, बिकॉज दे सब्सटीट्यूट H and impart a completely new set of properties to my compound. Are you understanding? इन्हें क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो हमें ऐसे याद रखना है, किसी भी कंपाउंड में OH दिख गया तो भाई वो किसकी तरह काम करेगा? अल्कोहल। अल्कोहल। और नाम के पीछे सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स ओल लगेगा। अगर किसी कंपाउंड में CHO देखने को मिल गया तो वो बाय नेचर एल्डिहाइड है और नाम किसे लगेगा? एल। अगर किसी के पीछे COOH देखने को मिल गया तो वो बाय नेचर क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसके नाम के पीछे देखने को मिलेगा ओइक एसिड। अगर किसी के नाम के पीछे C डबल बॉन्ड O और इधर R देखने को मिल गया तो वो बाय नेचर एक कीटोन है और उसके नाम के पीछे ओन है। बोलो हाँ या ना? फंडा समझ में आया? तो जब हम CHO OH COH COR कर रहे हैं तो ये हमको चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो R ये क्या रहेगा? R C डबल बॉन्ड O और R डैश। तो R क्या है? R वो कार्बन की चेन है। देखो अब ये मैंने H हटाया था यहाँ से H हटाया था और ये पूरा पोर्शन पीछे बचा था। ये जो पूरा पोर्शन पीछे रह गया आफ्टर रिमूविंग 1 H, इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। जैसे आप देखो कार्बन की चेन है ये कार्बन 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 कार्बन, इसमें ये H 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 ये। बोलो हाँ या ना? सही है। अब ये वाला पार्ट हटा दूँ H। अब इसके पीछे एक H हटाते ही ये H हटा दिया तो ये जो पूरा पोर्शन पीछे रह गया ना, इसको बोलूँगी एल्काइल ग्रुप्स। और एल्काइल ग्रुप्स के लिए एक लाइन याद करो, ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर डिनोटेड बाय R एंड आर ऑलवेज। एक H हटाया आपने? प्रीफिक्स, हाँ जी। अच्छा, एंड आर ऑलवेज प्रीफिक्स्ड। फंडा समझ आया? तो इनको आप हमेशा क्या रखोगे? प्रीफिक्स करोगे। बात समझ आई? एंड आर ऑलवेज प्रीफिक्स्ड। तो जब भी हम सोर्स को कंसीडर करते हैं तो हम RCOH बोलते हैं, तो R ये वही होता है। R ये वही होता है क्योंकि हमने एक H हटा के उसकी जगह COH लगा दिया। फंडा समझ आया? कोई दिक्कत? पक्का? तो पहले तो हमको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि सारे एल्काइल ग्रुप्स को R से डिनोट करते हो, ठीक है? और R क्या है? तो कोई भी एल्केन अगर जैसे मान लीजिए है उसमें से कोई मैं -H कर दूँ तो मुझे मिलेगा एल्काइल ग्रुप। ठीक है? तो देखो जैसे अब मैंने तुमको लिखा, अगर एल्केन है CH3 तो एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया, है ना? तो अगर एल्केन है तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, जिसमें मिनिमम n हम चालू करते हैं 1 से। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला है CnH2n, जिसमें मिनिमम n हम चालू करते हैं 2 से। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, जिसमें मिनिमम n हम चालू करते हैं 2 से। तो अब आप जैसे मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया, मैंने कहा जी मेरे पास है CH4, कैसे आया? C1 2 × 1 + 2, क्योंकि n को यहाँ 1 डालो। तो क्या ये CH4 बन गया? बोलो हाँ है ना? पक्का? अगर मैंने यहाँ पे n को 2 डाला तो क्या ये C2H2 × 2 + 2 बन गया? तो क्या ये C2H6 हो जाएगा? अगर मैं यहाँ n को 3 डालूँ तो क्या ये C3H2 × 3 + 2 बन जाएगा? तो क्या ये मेरे पास बनेगा C3H8? बोलो हाँ है ना? इससे मुझे क्या समझ आया? इससे मुझे समझ आया कि दिस इज गोइंग टू बी मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो वर्ड रूट मैंने क्या बताया था आपको? देखो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या बताया था? मैथ। एक कार्बन का वर्ड रूट देखो, कार्बन अगर 1 है तो मैथ, कार्बन अगर 2 है चेन में तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। तो यहाँ से 3 3H8 हो गया।
तो ये क्या हो जाएगा, ईथेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अगर n की वैल्यू 4 है तो C4H2 टाइम्स 4 प्लस 2 तो C4H10, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन। बोलो हाँ है ना। इज दैट क्लियर? तो मेथड प्रोब्यूट, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसा। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले लूँ, फॉर एग्जांपल मेरा मन कर जाएगा ये वाला, लेट्स सपोज मैंने करा ये n को डाला 2 तो C2H4, तो इसलिए हंसा कि मैंने पिंक कलर चूज़ किया, इसलिए हंसा। फिर तो ये एथीन हो गया, बोल दे C3H, तो n को डाला 3 तो C3 2 टाइम्स 3 6, C4H2 टाइम्स 4 तो क्या बना, C4H8। बोलो हाँ है ना। ठीक है। अच्छा, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट है एथ, और डबल बॉन्ड जब होता है तो नाम के पीछे लगता है ईन। सिंगल बॉन्ड जब होता है तो नाम के पीछे लगता है एन, तो ये इसका सफिक्स है ना। ये इसका सफिक्स ईन है। सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे लगे, आइन मतलब सफिक्स। ट्रिपल बॉन्ड। समझ आया? अब यहीं पे इसका नाम बताओ। 3 कार्बन से देखा प्रोप, तो प्रोप तो वर्ड रूट प्रोपीन और ईन। ब्यूटेन, 4 कार्बन से ब्यूट ब्यूटीन। और ईन। समझ में आई बात? और देखो अगर मैंने यहाँ बोला, समझ में आया? अब एल्काइन के लिए देखो, अगर मैंने एल्काइंस की बात करते हैं तो एल्काइंस के लिए मेरे पास क्या बन के निकलेगा, आप बताओ। जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2 और मिनिमम n चालू होता है 2 से। अब मैं आपको बताऊंगी क्यों ऐसा। तो जब n का वैल्यू 2 हुआ तो C2H2 टाइम्स 2 माइनस 2 डाला, में एल्कीन में कहाँ से होता है? 2 से। एल्केन में 1 से होता है। अच्छा। तो C2H2 टाइम्स 2 4 4 माइनस 2 2, तो वर्ड कार्बन कितने हुए, H, और ये कितना हुआ, आइन। क्यों भाई? तो कोई भी नाम अगर बनेगा तो वो नाम कैसे बनेगा मुझे बताओ। वो नाम बनेगा, मेरा नेम बनाने का जो तरीका है वो क्या है, मिनिमम क्या 2 चीज़ें होनी चाहिए, वर्ड रूट सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स की कैटेगरी में आता है एन। मैम आल्कीन में वो 1 से शुरू नहीं हो रहा। बताती हूँ, इतनी बात समझ आई? तो जो मेरे NE9 है, NE9 ये मेरे प्राइमरी सफिक्स है। कभी कभी नाम से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स भी आ जाता है। समझ आया? हाँ, वो प्रीफिक्स। समझ आया? प्रीफिक्स के अंदर कौन कौन आता है मैं आपको बताती हूँ। इतना समझ आया? तो ये 3 चीज़ें मेरे नाम में होंगी तो मेरा IUPAC नेम बन जाएगा। ठीक। अब बताओ ज़रा, जैसे मैंने बोला एथ, देखो एथ हो गया वर्ड रूट, आइन हो गया सफिक्स। कैसे सफिक्स? प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स। इसका सेकेंडरी सफिक्स भी होता है। आई बताती हूँ, इतना समझ आया? अब जैसे मैंने कहा C3, n को मैंने डाला 3, इसी फॉर्मूले में CnH2n-2, क्योंकि जनरल फॉर्मूला एल्काइन का है। तो 2 टाइम्स 3 माइनस 2 तो C3H6 तो क्या बना, प्रोपाइन। बोलो, n को यहाँ 4 डाला तो C4H2 टाइम्स 4 माइनस 2 तो C4H6। बोलो है ना। तो ब्यूटाइन, क्योंकि 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला इसका साढ़े से कहता है। स्ट्रक्चर समझ आया? तो पहले तो ये नामकरण, ठीक है। अब हमें ये याद रखना है कि प्रीफिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने देखा कि OH बनेगा तो अल्कोहल, COH बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, CO बनेगा तो कीटोन, CHO बनेगा तो एल्डिहाइड। ऐसे ही प्रीफिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। क्लोरो, Cl अगर आ गया तो प्रीफिक्स में क्लोरो को हम क्लोरो यूज़ करते हैं। Br आ गया तो हम लिखते हैं ब्रोमो। I अगर आ गया तो हम उसको लिखते हैं आयोडो। F अगर आ गया तो उसको बोलते हैं फ्लोरो। अगर NO2 आ गया तो उसको बोलते हैं नाइट्रो, है ना। अगर OCH3 आ गया तो इसका नाम बोलते हैं मिथॉक्सी। अगर OC2H5 आ गया तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी। ऐसी कोई भी रैंडम R आ गया, R मतलब सिंपल CH3 आ गया तो उसको बोलेंगे मिथाइल। अगर C2H5 आ गया तो उसको बोलेंगे इथाइल। अगर C3H7 आ गया उसको बोलेंगे प्रोपाइल, एंड सो ऑन। तो ये तीनों मेरे क्या हुए, एल्काइल ग्रुप्स। पढ़ना समझ आया? तो ये कंसेप्ट आपको अपने को आना चाहिए। बात समझ आई? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का, ठीक है। अब जैसे मैं कोई नामकरण देती हूँ आपको, मैंने कहा भाई आपको नेमिंग करनी है। अब नेमिंग आपने करी, आपने ये कंपाउंड लिया, कार्बन कार्बन, ऐसे कोई मैंने स्ट्रक्चर खोल के दिया और मैंने ऐसे लिखा, ऐसा, और कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, तो अपने को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि 4 बॉन्ड्स हैं वो कौन पूरे करेगा, H। इफ आई टेल यू द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, वो H से कभी नाम नहीं होता। तो H में ऐसे खोल के लिखूँ तो इसको बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर।
ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब कि भाई मैंने इसी कंपाउंड में सारे एच और सी सब खोल खोल के दिखा दिए कि ये देखो, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड है ना, कार्बन के साथ ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। बात समझ आई? नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये बॉन्ड 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 ये सब है तो ये मेरा क्या बनेगा? ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया। अब मेरा मन कर रहा है इसे कंडेंस फॉर्म में लिखने का, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? इसका कंडेंस फॉर्मूला मैं लिखूंगी इस प्रकार से। देखो, तो सी पे 3 एच जुड़ रहे हैं तो मैं लिखूंगी CH3, फिर मैं लिखूंगी CH2, ये वाला बॉन्ड दिखाऊंगी कार्बन कार्बन का, ये लिखूंगी CH2, फिर लिखूंगी CH पे OH और लिखूंगी CH2 CH3। ये कैसा फॉर्मूला हो गया? कंडेंस्ड फार्मूला। कैसा फॉर्मूला? कंडेंस्ड फार्मूला। डू यू अंडरस्टैंड? पर मेरा मन कर रहा है नहीं, मैं कंडेंस भी नहीं कर रही, मैं इसे क्या करूँ? कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो मैं लिखूंगी बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूले में मैं क्या करने वाली हूँ, बात को समझो। मैं 6 कार्बन है ना, तो हर कार्बन के लिए डॉट लगाऊंगी, तो जिगजैग, और दोनों कार्बन में कैसा बॉन्ड है? सिंगल, तो डॉट सिंगल बॉन्ड डॉट सिंगल बॉन्ड डॉट सिंगल बॉन्ड डॉट सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और इधर से 1 2 3 कार्बन पे OH। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से जो डॉट्स होती हैं, डॉट्स रिप्रेजेंट कार्बन and the lines represent the bonds. हम भी क्रेस्केस लाइक हमने स्टार्टिंग में CH3 किया हुआ है, तो हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के बारे में बोलेंगे। And we do not talk about hydrogen. That's the basic theme. We do not talk about hydrogen in this notation. देखा था ये, मतलब कोई बुक पढ़ रहा था तो समझ आया? तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर देगा, तो आपको जैसे अगर मैं रैंडम बना दूँ, मैंने कहा भाई ये एक स्ट्रक्चर ये है मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे यहाँ एक डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, दोनों लाइन जहाँ एक साथ रुकी वहाँ एक बड़ी डॉट, बड़ी डॉट भी एक ही कार्बन है, तो इसका मतलब हुआ एक कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन। अब हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करने तो बॉन्ड कंप्लीट कर दो तुम। और यहाँ कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया तो फिर ये डॉट कार्बन माना जाएगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन हाइड्रोजन्स हियर। तो ये अगर मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दिया, तो क्या उस बॉन्ड लाइन से मैं उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बना सकती हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? बात समझ आई? तो ये कंसेप्ट है, ठीक है? फंडा समझ में आ गया? तो दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है जी? सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस, ठीक है? आगे देखो, तो ये स्ट्रक्चर है। अब इसकी नेमिंग करनी है जैसे मुझे इस कंपाउंड की। तो सबसे पहले मुझे कार्बन्स काउंट करने, लेट्स काउंट द कार्बन्स। कार्बन कहीं से भी काउंटिंग कर लो तुम पहले, 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबरिंग भी ठीक है। तुम्हारा मन करे 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग ऐसे कर लो, मुझे पता चले 6 कार्बन है। अच्छा, एक चीज़ और समझो, मैं रास्ते में चली और मुझे 2 रास्ते दिखे, पर मैंने एक रास्ता चूज़ करना है और मैं उस पर चलती गई, तो कंटिन्यूशन मैंने यहाँ करी और इसको छोड़ दिया, तो ये मेरा साइड चेन होगा। इस बात को समझिएगा। तो क्या यहाँ पे सीधी चली और एक चेन में कार्बन आते गए, यहाँ लगा था कि इधर भी मुड़ सकते हो इधर भी, पर यहाँ तो कार्बन की जगह ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन की तरफ तो मुड़ना ही नहीं था। कार्बन की चेन काउंट करनी है, काउंट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। समझ आई बात? तो कितने कार्बन? 6, तो 6 के लिए मैं क्या डिसाइड कर लूँ? 6 के लिए मैं डिसाइड कर लूँ हेक्स, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, बोला है ना? तो इसका नाम क्या बनेगा? हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्स, वर्ड रूट के लिए हेक्स, फिर प्राइमरी सफिक्स एन, और अब OH के लिए भी बताना है ओल। तो जब भी ये प्राइमरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स, PS मतलब प्राइमरी सफिक्स, SS मतलब सेकेंडरी सफिक्स, तो जब सेकेंडरी सफिक्स AEIOUY से चालू होता है तो हम इसका E ड्रॉप करते हैं, तो नाम क्या बनेगा? हेक्सेनॉल। और कौन से नंबर पे OH लग रहा है? 3rd कार्बन पे। अच्छा बताओ, आप बोलो मैम इधर से देखो तो 4th नंबर है और इधर से देखो तो 3rd नंबर है। हमेशा छोटा नंबर चेन का चूज़ करना है। तो नीचे वाली नंबरिंग हमारी एक तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स सबसे छोटा नंबर जो होता है वो मेरा मेन चेन होता है। इतनी बात समझ आई? तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना कि मैम आपने कंपाउंड दिया था 1 2 3 4 5 6 ये दिया था, तो इसका नाम बनेगा, अच्छा हाइड्रोजन मैम पूरे कर दो, CH3 CH2, ये समझ आया ना? 1 2 H2 1 H, तो कितने कार्बन बने बताओ? हेक्स एन तो हर जगह, ये एन का नंबर देने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन ओल किस नंबर पे है? 1 2 3 हेक्सेन हेक्सेन 3 ओल, ये इसका नाम। तो इसमें से सवाल आ गया कि इसलिए बताओ हम- प्राइमरी सफिक्स कौन सा है? पीछे से गिनते हैं, तो प्राइमरी सफिक्स कहाँ है? हम वहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं जहाँ से कम हो, फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिलता है। छोटा नहीं। ठीक है, तुम क्लास में फर्स्ट आते हो, नंबर छोटा है पर औहदा बड़ा है। ठीक है, बस। तो ये है। और ये क्या है? ये सेकेंडरी एग्जैक्टली तो मैम इसे हम बोलेंगे क्या कैसे? हेक्सेन 3 ओल। पर मैं पूछूं कि अगर सवाल एक नाम देके तुमसे पूछे कि बताओ सेकेंडरी सफिक्स क्या है, तुम ये वाला बाद वाला सेकेंडरी, पहले वाला प्राइमरी। अब जैसे मैंने तुमको एक कंपाउंड बोला, मैंने कहा बेटा ये कंपाउंड है, इसका नामकरण कर दो। ठीक है, पहले सिंगल क्लोरो दो। चलो, एक ही चीज़ अगर 2 बार आ जाए तो डाइक्लोरो, एक ही बार आती तो क्लोरो, है ना। जैसे मैंने नामकरण दिया CH3, ये नया स्ट्रक्चर है। CH2 एक यहाँ पे मिनट डबल बॉन्ड हो गया। होने दे, तो मैंने लगाया है इसलिए हो गया। ये आ गया। अब ये नामकरण मुझे करना है, तो नामकरण करूँगी तो कैसे करूँगी मुझे बताओ। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के लिए पहले लिखूँ वर्ड रूट ऑक्ट। मुझे पता है ईन, जगह छोड़ते जाओ, कारण क्योंकि कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड लगे। अच्छा, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो कहीं पे भी आ जाए डबल बॉन्ड, कहीं पे भी आ जाए, नंबर बताना पड़ता है। डाइक्लोरो। पर कहीं पे भी चेन में डबल बॉन्ड आ जाए तो ईन लगेगा। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लगाया, ये प्राइमरी सफिक्स। क्लोरो डाइक्लोरो, तो डाइक्लोरो पहले, क्योंकि मुझे पता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रीफिक्सेस, है ना। ये रहे सारी प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड रूट से पहले लगे, मेन नाम वर्ड रूट से चालू होता है। ये रहा मेरा वर्ड रूट, तो वर्ड रूट से जस्ट पहले प्रीफिक्स लगता है। इज दैट क्लियर? और ये इन है ऑक्ट। बाकी फिर वो क्लोरीन की पोजीशन में बताएंगे। अब बताएंगे। अब देखो, डबल बॉन्ड सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्रेफरेंस मिलती है ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रेफरेंस मिलती है डबल बॉन्ड को, फिर प्रेफरेंस मिलती है किसी प्रीफिक्स को। समझ आई? क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी है उसके बाद प्रीफिक्स को, तो सिंगल बॉन्ड को काउंट नहीं करते क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो हर जगह ही है। फिर मिलती है प्रीफिक्स को। मतलब प्रेफरेंस से मतलब कि वो कंपाउंड किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। आप ये समझो, जैसे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है और अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड है और कोई डबल बॉन्ड है ना, तो इससे मुझे क्या समझ आएगा बताओ कि भाई मैम कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करेगा। कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और कोई प्रीफिक्स भी है, तो कंपाउंड डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी शो करेगा। और जिसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है वो फर्स्ट आया, और वो फर्स्ट आया मतलब उसको औदा बड़ा, मतलब नंबर छोटा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4, इधर से करूँगी तो 1 2 3 4 5, तो ये वाली नंबरिंग इधर से सही हुई ना। 5 6 7 8, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो ये मेरे पास इधर से आया। अब बताओ 1 2 3 4, 3 से चालू होके 4 पे डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, देख रहे हो। तो जिस नंबर पे डबल बॉन्ड चालू हो रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगी बताओ? मैं लिखूंगी, इतना समझ आया? तो इसका नाम क्या बनेगा? ऑक्ट 3 इन। और डाइक्लोरो किसके नंबर पे आया? 5,6 डाइक्लोरो ऑक्ट 3 इन, ये नाम जिस नंबर पे आ रहा है वो सारे लिख लिख देंगे। देना। हाँ, ये बताना पड़ेगा ना भाई। अगर मैं तुमको नाम देकर कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनवा दूँ तो नंबर से तो बताओगे कि कहाँ पे Cl फिट करूँ, कहाँ पे डबल बॉन्ड फिट करूँ, बोलो हाँ ना, ऐसा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है, ये है स्ट्रक्चर। अब CHO दिखता है तो ये कंपाउंड बाय नेचर एल्डिहाइड है। तो 2 कार्बन दिखे, अच्छा कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो कितने कार्बन? 2, तो एथ CH3 हाँ CH, तो एथ हो गया। एथ सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, तो इथेन। और क्योंकि एल्डिहाइड है तो एल, तो क्या ये इथेनॉल बन गया? क्योंकि ये वाला ई ड्रॉप करना पड़ेगा। बोलो अब यहीं पर अगर मैं तुमको दे देती हूँ CH3 CHO और इसके अंदर मैंने तुमको दिया कि CH और H और यहाँ Cl, बोलो हाँ ना, बात समझ आई? तो ऐसे में क्या करोगे? कार्बन 1 और 2, तो कितने कार्बन? एथ एन एल, ई हटा देंगे तो ये बन गया इथेनॉल। और क्लोरो तो प्रीफिक्स है, नाम से पहले आता है, तो फर्स्ट कार्बन इसको ही देंगे और 2, तो बनेगा 2 क्लोरो इथेनॉल। नामकरण करना समझ आया? तो मेन जो CHO OH ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब जैसे मैंने बोला HCOOH का नाम बताओ, तुमने देखा कि मैम कार्बन तो एक ही है, तो लेकिन मैम वो कार्बन फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व है, ये कार्बन भी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट था। तो जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट था
जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट था, बात को समझो, उसमें क्या होगा बताओ। उसके नंबर पर ये है सही है, तो वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इन्वॉल्व रहेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? एक। तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या बनेगा? मेथ। में अच्छा कुछ नहीं है, एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही मान लो उसको, तो मीथेन। मीथेन। अब COH फंक्शनल ग्रुप है तो और- ई हटा के ओइक, ओइक। तो मीथेनोइक एसिड। और इसी का कॉमन नेम क्या आता है? फॉर्मिक एसिड। मीथेन क्या मीथेनोइक मीथेनोइक इज इट क्लियर? पक्का? अब यहाँ क्या है मेरे पास? ये है दिया। तो कितने कार्बन? 1 2 3। काउंटिंग वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को बड़ा ओहदा छोटा नंबर मिलेगा। तो 3 कार्बन हुए, तो प्रोप, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, ई हटा के ओइक ओइक, एसिड। ओ, समझ आया? अरे वाह। सिंपल नाम है। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल तुमको दिया गया इस प्रकार से, बोला गया कि भाई ये कंपाउंड है, ब्यूट, तो सबसे पहले कितने कार्बन? ब्यूटेन 2 प्लस 3 4, तो वर्ड रूट ब्यूट। हर कार्बन ने सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन। CHO के लिए ई हटाया एल, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है। तो पहले ANE9 प्राइमरी सफिक्स लगाया 2 और फिर सेकेंडरी सफिक्स लगाया फंक्शनल ग्रुप का। तो सेकेंडरी सफिक्स की कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं मुझे बताओ। किलो सेकेंडरी ग्रुप में अल्कोहल का ओल, ओइक, फिर ओइक एल, ओन, एल्डिहाइड ओन, ठीक है। अब ये आया एल, ब्यूटेनॉल आया। इसमें भी देखो क्या कैटेगरी आई, इसमें कैटेगरी आई। अब ये है प्रीफिक्सेस, 3 अलग अलग प्रीफिक्सेस है अल्फाबेटिकली। B पहले आता है, क्लोरो का C बाद में। तो मैं पहले ब्रोमो लिख लूँ, फिर मैं क्या लिख लूँ? क्लोरो, और फिर मैं क्या लिख लूँ? नाइट्रो, क्योंकि ABCD है ना। नाइट्रो इज कमिंग एट नंबर 3, 3 क्लोरो इज अगेन कमिंग एट नंबर 2, ब्रोमो इज कमिंग एट 3 नंबर 3। बन गया। तो नाम बन गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 नाइट्रो ब्यूटेनॉल। इज दैट क्लियर? इज द नहीं नेम? बनाई हाँ, 3 3 है, नाइट्रो 3 नाइट्रो ही लिखा है मैंने, तुझे क्या दिख रहा है? मैम ने बोला था। अच्छा sorry, नहीं फंडा समझ आया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास कोई स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बना दिया, अब क्यों डबल बॉन्ड 2 आ गए, तो जो भी चीज़ 2 बार आती है उसके नाम के आगे डाई लगता है। डाई, अब डबल बॉन्ड का तो दिखाने का तरीका है ईन, तो ईन के आगे 2 बार डाई। हाँ ठीक है, तो डायन। तो 1 2 3 4 5 6, है तो कितने कार्बन? 6। तो वर्ड रूट Hex, हेक्स, डाई। हेक्स डाईन, लेकिन हेक्स नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे हेक्सा। एग्जाम। और कहाँ से? आ रहा है? नहीं, जब sorry. भी व्हेनेवर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स कम क्लोजर, व्हेनेवर द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स कम Closer. मोर देन वंस, तो देन वी यूज एल्का, उनका। एल्केन की जगह। जैसे हम कहते हैं हेक्स, हेक्सा, हेक्स बिकम्स हेक्सा, ब्यूट बिकम्स ब्यूटा, प्रॉप बिकम्स प्रोपा, है ना, पेंट बिकम्स पेंटा एंड सो ऑन एटसेट्रा। बात समझ आ गई? यस तो ये आ गया, तो हेक्सा 1,3 डाई। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? यस मैम। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर मैंने नामकरण लिखा है ऐसा करके कुछ, ये करा किया। अब इसके अंदर नॉमेनक्लेचर का देखो, देयर इज नो एंड। लेकिन लेट्स सपोज मैं आपको बोलती हूँ, मेरे पास ये चीज़ समझ आई। अब इसी में अगर मान लो मैंने एक साइक्लिक कंपाउंड बना दिया, इसे अब चारों जोड़ के रिंग बना दी अब की बार, साइक्लो का, तो ये बन जाएगा साइक्लो, साइक्लो साइक्लो लगेगा। 4 कार्बन ब्यूट और सिंगल बॉन्ड साइक्लो। अब मैंने मान लो ये बना दिया, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो तुम्हें समझ आ गया हर जगह इंटरसेक्शन पॉइंट पे कार्बन है। तो हर जगह अगर इंटरसेक्शन पॉइंट पे कार्बन है तो वर्ड रूट क्या बनेगा? साइक्लो। और क्या बन जाएगा? राइट, तो साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रॉप और सिंगल बॉन्ड सम शेप कोई भी हो सकती है। हाँ रे ले, इसका नामकरण करते हैं स्वस्तिक का। ये अभी तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है,
और मेरा मन करेगा कि कार्बन 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 कार्बन। H3 यहाँ पे सी रहेगा बीच वाले में। आ गया। अब तुम्हें इसमें लॉन्गेस्ट चेन काउंट करनी है, बताओ 1 2 3 4 5। सुनो, जब मैं यहाँ से आई 1 2 पे आया, वो रास्ता ही था नहीं, यहीं मुड़ना था, तो यही चेन हुई। जब तक तुमको चॉइस ना मिले, लेकिन मैं 3 पे आई तो मेरे को था सीधे जाऊँ, इधर मुड़ूँ, इधर मुड़ूँ, तो मैंने एक रास्ता चूज़ किया। मैंने कहा चलो सीधे चलते हैं, तो इधर चलती गई, तो ये मेरी कंटिन्यूएशन में चेन काउंट होती गई। तो एक चेन ये मानी गई। मैम इधर भी जा सकते थे। हाँ, मेरा मन किया तो जा सकती थी। ठीक। वन वे आई हैव टू चूज, राइट। तो इस पॉइंट पे, इस क्रॉस पॉइंट पे आके मेरे को दिख रहा है कि यार आई कैन गो दिस वे और दिस वे। बोलो, तो यहाँ से क्या होगा? 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है? पेंट, पेंट, अच्छा पेंटेन। पेंटेन। पेंटेन, अब सुनो, अब ये बाहर रह गया, जो बाहर रह गया वो साइड चेन, जो मेन चेन के बाहर रह गया वो साइड चेन। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जो मेन, ये मेन चेन थी ना भैया। अच्छा हाँ। इस मेन चेन के बाहर कौन कौन रह गया? ये रह गया, अगर हम इसे मेन चेन बनाते हैं ऐसे तो करके, जो बाहर रहता है वो साइड चेन। ठीक है। एंड साइड चेन्स आर ऑलवेज प्री फिक्स्ड। आप सोचो, 1 और 2 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट करो, 2 कार्बन, जो कार्बन बाहर रह गए उनको काउंट करो, कितने कार्बन एक साथ? 2। दो। तो 2 से वर्ड रूट एथ, एथ ना लिख के क्या लिखूंगी? इथाइल, इथाइल, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स आर, एल्काइल ग्रुप्स आर प्री फिक्स्ड। ठीक है। अब कितने इथाइल? इथाइल थे डाइथाइल, तो नाम क्या बनेगा? डाइथाइल। तो नाम बनेगा पेंटेन। तो वैसे ही बन गया मेन चेन से, और ये बन गया थर्ड कार्बन पे 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही चीज़ 2 बार आ रही है, इसका नंबर 2 बार लिखा जाएगा। तो 3 3 डाइथाइल पेंटेन। तीसरी किसे बन गया? एक इथाइल के लिए 3, दूसरे इथाइल के लिए फिर 3। अच्छा, मतलब इधर से, मतलब जो अगर ये 3 4 पे होता तो भी लिखता ना 3 4 डाइथाइल लिखता ना। तो अगर वो एक कार्बन पे भी आ रहे तो उसका नंबर तो 2 बार लिखेगा। तू समझा? अब बता यहाँ पे पेंटेन। नहीं आई बात समझ? आगे मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। मान लो ये स्ट्रक्चर है, और अब मुझे पता नहीं, मेरे को उसकी नेमिंग करनी है। स्टार्ट काउंटिंग द लॉन्गेस्ट चेन। अब देखो 1 2 बीच वाली। 3 4, यहाँ आके मेरे को पता चल रहा है मुड़ भी सकती हूँ, सीधा भी जा सकती हूँ, इधर भी जा सकती हूँ। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गई ना लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ मुड़ने में फ़ायदा है। अच्छा तो हेप्ट एन, क्योंकि पूरी हेप्टेन। हेप्ट तो 7 कार्बन के लिए, तो समझो हेप्ट करती सारे कार्बन और एन करती पूरा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट। अब बचा क्या? नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, 4 पे बाहर क्या बचा? मिथाइल इथाइल और इथाइल। इथाइल। तो मैं इथाइल और मिथाइल में ये दोनों प्रीफिक्स हैं, ABCDE पहले आएगा, तो इथाइल पहले, और 4 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल। तो अगर मोर देन, इफ मोर देन 1 प्रीफिक्स, जिनमें बॉन्ड वाले को, मतलब हाँ जिसका कार्बन ज़्यादा उसको- exactly, if more than one prefix is present, then arrange them, क्या कर रहा है? Alphabetical order. Then arrange them in the अच्छा, alphabetical। alphabetical। फंडा समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? ये कंसेप्ट है। अब जैसे अगर नॉन लाइक 9 वाला कार्बन की चेंज आती है तो हम वो मिथाइल को प्रेफर करते पहले। अगर जन वही 9 कार्बन की चेन आती है और इधर 1 कार्बन की चेन आती है तो हम 1 कार्बन को प्रेफर करते फिर। नहीं, नाम से देखते हैं। नहीं, आई मीन कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम फोर्स कम्स तो 11, हाँ, राइट, गॉट द पॉइंट। ठीक है, फंडा समझ आया? कोई दिक्कत? नहीं माँ। पक्का? कोई दिक्कत? मिटा दिया गया। एक सेकेंड।
ठीक चलो आगे, कोई दिक्कत? राइट, सो दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। क्या है कि यू आर सपोज कि ये 1 है तो ये 2 होगा। ओके ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 ना, 1 पे चालू करके 2 पे ख़त्म करना है, फिर 3 या 4 कुछ भी हो जाए। अच्छा ऐसे होगा। हाँ, यूं नहीं मतलब हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कंटिन्यूएशन नंबर्स आने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 ऐसा ही नंबर आना चाहिए। तो इसका नाम क्या बन गया? साइक्लोब्यूटामाइन। अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पे ऐसे लगाया और यहाँ OH लगाया, ये अब तो बताओ बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड किसको प्रेफरेंस मिलेगी? फंक्शनल ग्रुप को। तो अब मेरे को नंबर 1 तो इसको ही देना है। अब मेरे को ये भी कंडीशन है कि डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर मिल जाए तो बड़े अच्छा, तो 2 3 कर देंगे। तो ये क्या बना? साइक्लो साइक्लो ब्यूट इन, कितने पे? 2 पे ब्यूटीन और 1 पे ओल, क्योंकि OH तो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ही बनाता है, तो ये E ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या बना? साइक्लो ब्यूट 2 इन 1 ओल। बोलो हाँ या ना? फंडा समझ में आ गया कि नहीं? आगे ना आगे ये कर, इज दैट क्लियर? पक्का, ठीक है। तो हमें ये इस हिसाब से सॉल्व करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोब्यूटीन 1 ओल, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई आई हैव अब ये भी 4 कार्बन की रिंग, ये भी 4 कार्बन की रिंग, तो कैसे चूज करें? तो डबल बॉन्ड डबल चूज कर लेंगे कि उसमें फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इसका मेन हाइड्रोकार्बन का नाम बन गया साइक्लोब्यूटीन। अच्छा, कहाँ से नंबरिंग करनी चालू करें कि भाई ऐसे करने में फ़ायदा है? बोलो क्यों? 1 2 3 4, क्योंकि मेरे डबल बॉन्ड को भी कंटिन्यूएशन नंबर मिल गए और जहाँ पे मेरा साइड चेन है उसको भी छोटा नंबर मिल गया। तो ये क्या बनेगा? 1 साइक्लोब्यूटेन था, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। तो आप ये समझो कि अगर मेरे पास कोई एल्केन है, आप खुद सोचो, ये वाला कार्बन इससे जोड़ा तो इसकी जगह एक H रहा होगा, वो H हटा के इससे जोड़ा, तो ये पूरा हाइड्रोकार्बन था, उसमें से एक H हटा फिर ये लगा, तो एल्केन में से पूरा एन हटा के क्या लगाएंगे? एल्काइल। अगर कोई एल्केन का साइड चेन रह जाता है तो, अगर कोई एल्कीन है उसमें से सिर्फ E हटा के लिखते हैं एल्कीनाइल। इजंट इट? और कोई साइड चेन alkyne है तो। हाँ, alkyne है तो एल्काइन है तो उसमें से भी E हटाइए। अल्किन अगर एल्काइन है तो E हटा दो, तो ये बन जाएगा एल्काइनाइल। alkyne समझ आया? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास ये कंपाउंड है, तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। NE9 हमेशा सफिक्स होगा, ओल ओन ओइक एल ये सब सफिक्स है। प्रीफिक्स में नाम से वर्ड रूट से पहले क्या लगता है? क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो मिथॉक्सी इथाइल मिथाइल ये सब। अब लिखो ज़रा, तो इसमें क्या आया? और ट्रिपल बॉन्ड कैसा प्रेफरेंस? तो ये कंपाउंड किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 3 पे ये कितना देगा? साइड चेन। लॉन्ग चेन ढूंढनी थी ना। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? यहाँ H आएगा तो कितने कार्बन चेन है? 5। 5 तो 5 कार्बन चेन है तो पेंट। अब आइन। इन भी है और आइन भी। इनाइन होता है, इनाइन होता है हमेशा। क्या तो एक प्राइमरी जब इन और आइन लगाने आएगा सबसे आखिरी में कौन आता है? जैसे आइन। किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ओल भी है, तो प्रॉपर्टी शो होएगी किसकी? ओल की। तो ये हमेशा इन पहले आएगा और ओल हमेशा बाद में बाद में आएगा। आएगा। तो ओवरऑल कंपाउंड का नाम बन गया इनोल, अच्छा हाँ ठीक है इनाइल इनाइन। ठीक है कि अगर इन और आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टी हमेशा ज़्यादा शो होगी ओवर डबल बॉन्ड। अच्छा। तो जिसकी प्रॉपर्टी शो होती है वो सबसे आखिरी में सफिक्स आता है। सो लास्ट सफिक्स इज द सफिक्स whose properties are depicted maximum. Last suffix is the suffix whose properties dominate. In the structure. Do you understand my point? यहाँ कितने कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन में ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ? इथाइल। तो मैं इसका नाम क्या लिखूँ? ये तो पेंट हो गया। पेंट इन है 4 पे, 4 इन 1 आइन, क्योंकि जिसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, वो फर्स्ट आ गया। और इन ड्रॉप कर देंगे क्योंकि अगर 2 सफिक्सेस आते वाई, हैं वाई। और बाद वाला A E I O U Y से स्टार्ट होता है, वॉवल्स एंड वाई,
तो हम इसको ड्रॉप करते हैं और ये आपका थर्ड नंबर पे आ गया 3. इज इट क्लियर? 3 इथाइल. इज इट क्लियर? 3 इथाइल पेंट 4 इन 1 आई. ठीक है. पढ़ना समझ में आया? Yes. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ ये क्लियर है. अब कंसेप्ट क्या है इसके अंदर, आप देखो. कंसेप्ट ये है कि मैम अगर मेरे पास ये स्ट्रक्चर आया, कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हो. अब आई हैव टू नेम इट. कहाँ से नंबरिंग करें? 1 2 3 4 1 2 3 4 कहीं से भी कर लो. तो 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, कितने कार्बन? 7. तो वर्ड रूट लिखूंगी हेप्ट. तो मुझे दिख रहा है हेप्ट की हेप्टा. हेप्टा. क्यों? हेप्टा. क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड bond. 2 बार आया तो हेप्टा. आइन की डाई आइन? Diene. डाई आइन है ना. और कितने कितने नंबर पे? 2 और 5 पे. 2 पे चालू होके 3 पे तो स्टार्टिंग नंबर लिखते हैं. 2. और 5 पे चालू होके 6 पे तो 5. तो हेप्टा 2 5 डाई और 4 पे ओल. हाँ. 4 पे ओल. हेप्टा, ओल तो 2 और 5 ये ओ आ गया डाई. तो ये ड्रॉप हो जाएगा. तो हेप्टा 4 ओल 2 5 डाई आइन 4 ओल. और क्लोरो भी है तो क्लोरो भी है क्लोरो. तो 4 पे क्लोरो. 4 क्लोरो हेप्टा. ये नॉमेनक्लेचर है. मैम बट फर्स्ट सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट नहीं करते हो? कहीं से भी करोगे 4th ही नंबर मिल रहा है ना. 1 2 3 4. ये ओ की क्या मैंने दोनों तरफ से करके देख ली. ओ ओ ये एच लॉन्ग चेन ढूंढनी है. हाँ लॉन्ग ठीक है चेन ठीक बोल है. ली उसने. वो कह रहा है कि ओ एच जो है वो छोटे नंबर पे नहीं आना चाहिए. क्या कह रहा था? नहीं नहीं समझ गया मैं. तूने वही पूछा जो मैंने पूछा? बोला हाँ. पक्का? क्या खुश बोला करने के लिए क्या बोला बता दे. मैम? क्या ये बोला कि मतलब इस साइड से भी सेम ही हो. अच्छा, डर मत ही पागल है. अरे यार मजा कर रहा है वो. समझ आएगा? पक्का? कोई दिक्कत नहीं माँ. ठीक है. चलो, तो अब जैसे मैंने मान लो ये स्ट्रक्चर बनाया, इसका नाम बोलो. क्लोरो साइक्लो. साइक्लो प्रोपीन. प्रोपीन. साइक्लोप्रोपीन. हाँ, हाँ साइक्लो. क्या? साइक्लिक प्रोपीन. साइक्लोप्रोपीन. अच्छा, फिर प्रोटीन या प्रोपेन. प्रोपीन. सॉरी. किसी एच. चलो, साइक्लो साइक्लो. प्रोपीन. प्रोपेन. प्रोपीन और और CH3 ऊपर रहना. तो 1 मिथाइल. ठीक है. लेकिन ये क्या करा मैम? अरे 1 पे अच्छा, मिथाइल ये लगा वो- दिया रे साइड चेन. ऊपर जाके. तो 1 1 मिथाइल मिथाइल साइक्लो प्रोपेन. अच्छा. समझ में आई? यस. साइड चेन रहेगी. अब कितने कार्बन बाहर रह गए? 3. तो फर्स्ट कार्बन मेन चेन तो यही है. हाँ. तो साइक्लोप्रोपेन तो मेन चेन हुई. तो कब तक मेन चेन साइक्लोप्रोपेन रहेगी? जब तक वो कब तक मेन चेन साइक्लो? जब तक तीनों के कार्बन सेम है. सेम है. दोनों अब बाहर के छोटे हैं तो ये मेन चेन, बाहर के छोटे तो ये मेन चेन, बराबर है तो भी साइक्लो वाला मेन चेन. अब बताओ, ये रह गया प्रोपाइल. तो 1 पे प्रोपाइल 1 प्रोपाइल. क्योंकि 3 कार्बन बाहर रह गए. बताओ, मेन इधर दो चेन है तो साइड चेन वाले के side बीच chain वाला? बीच वाला. बीच वाला. मेन चेन बोलो. साइक्लो. साइक्लोप्रोपीन. प्रोपेन. अच्छा, प्रोपेन. कितने मिथाइल बाहर रह गए? 2 आ रहे. दो. डाइमिथाइल. दो. तो 1,2 हाँ डाइमिथाइल. डायमंड 1,2 डायमंड. नेक्स्ट बोलो. तो इधर पहले तो साइक्लोप्रोपेन. साइक्लो. फिर इधर एक मिथाइल और एक इथाइल है. तो पहले हम प्रेफर करेंगे इथाइल को. इथाइल. तो आएगा 1,2. 1 इथाइल 1 इथाइल. इथाइल, 2 two मिथाइल. मिथाइल. इसका नाम बताओ. अच्छा, इस हाँ चलो इसको इसमें छोड़ो. इसको लेंगे. इसको छोड़ो, इसको बनाओ. इसको लेंगे मैम. ये कितना है? CH2 है ना. पेन. हाँ तो इधर first of all पेंटेन. 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 तो फर्स्ट ऑफ ऑल और, होगा 1 पेंटेन one- साइक्लोप्रोपेन.
नहीं नहीं वन साइक्लोप्रोपेन अब लॉन्गेस्ट चेन कौन है? हाँ लॉन्गेस्ट वन साइक्लोप्रोपेन पेंटेन हाँ, हाँ, वन one साइक्लोप्रोपाइल रुक जा वन प्रोपाइल 3 है। मेन चेन जब हुई तो मेन चेन के कौन से कार्बन पे साइड चेन टपक रही है? 3 तो आपकी मेन चेन होगी पेंटेन, पेंटेन और पेंटेन के तीसरे पे चिपक है प्रोपाइल। साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन लेकिन प्रोपेन थोड़ी प्रोपाइल। लिखेंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। बात समझ में आई? यस मैम। कुछ घुसा भेजे में, सब ठीक होता है, है। सब कुछ घुस रहा है, समझ आई? और बताओ, देखो अब कई बार ऐसे होता है, जैसे मान लो एक मेन चेन है और मेरे पास ना चारों पे OH है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब ऐसा हो गया, अब सिनारियो क्या है कि भाई अगर मैम Cl और डबल बॉन्ड होता तो मैं डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देती, OH और डबल बॉन्ड होता तो मैं OH को प्रेफरेंस देती। अब इसमें मैं किस OH को प्रेफरेंस दूँ? सारे बराबर है, सोचो। तो तुम सोचो कि लॉन्गेस्ट चेन ये कार्बन ले ले तो ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, क्योंकि चारों पे OH आ रहा है। ओल कितनी बार आया? 4 बार, टेट्राओल। टेट्राओल आई बात समझ? ब्यूटेन क्या बनेगा? ब्यूटेन 1 2 3 इसमें 4 कोई किसी में भी ले सकते हैं। चारों पे चारों चारों पे पे OH है, हाँ, तो चारों पे कहीं तो से भी 1 लेगा सेम ही दोनों होगा। साइड से दे सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? ये तुम्हारा NH, अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है, अब इसमें यहाँ पे भी COH है, यहाँ पे भी। अब मैं किस कार्बन को मेन चेन लूँ? सुनो, तुम्हारा मन करे कि मैम मेन चेन इसको ले लो, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, ठीक है। अब इनको छोड़ दिया बाहर, अब ये चिल्लाएंगे कि भाई हम भी तो COH है, हमको क्यों बाहर छोड़ा, हमको साइड चेन ना दिया। तो बेसिकली जब आप चूज ना कर पाओ एंड एवरीबडी इज इक्वली बाइस्ड, तो क्या होगा मुझे बताओ कि भाई मैम हम क्या करेंगे, मेन चेन इसको मान लेंगे और हम लिखेंगे ब्यूटेन, 1 2 और सारे OH है ना, तो जब चारों OH ही बाहर है तो चारों, या तो चारों को चेन में लो या चारों को चेन से बाहर छोड़ो। और जब, क्योंकि तुम्हें 2 चेन में लेना पड़ रहा है, 2 तो नहीं कर सकते दो ऐसा, निराश हो जाए। तो दोनों निराश हो जाएंगे। तो हमको सबको खुश रखना है, तो क्या करेंगे भैया, तो सबको ही लेंगे या सबको ही छोड़ देंगे। तो ब्यूटेन कितने कार्बोक्स लेंगे? सिर्फ 4। तो ब्यूटेन 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे में हम पूरा नाम यूज़ करते हैं, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मेरी बात समझ आई? तो जैसे आपको मैंने दिया ये COH, यहाँ पे भी लिख दिया COH, यहाँ पे भी लिख दिया COH, तो 1 2 3, तो नाम बनेगा प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो हाँ है ना? बात समझ आई? ठीक है। अब जैसे मैंने बोला 2 कार्बन है, तो यहाँ COH और यहाँ COH, तो ये CH2 और ये CH2, तो इथेन। अब इसके 2 तरीके से आप देखो, इसमें कर सकते हैं, हाँ इसमें इसमें 1 2 3 4, हाँ समझदारी की बात है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आ गई। तो इसमें अगर कोई इथेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा, हाँ क्योंकि इसमें मैं 1 2 3 4 5 करी थी तो ये रो रहा था कि भाई इसको ले लो या तो चेन में, तो मैं छोड़। तो इस केस में हम चारों, तो इसमें नाम बनेगा ब्यूटेन ब्यूटेन 1,4 डाईओइक एसिड। इसमें डाईओइक बनेगा क्योंकि मैंने इसको चेन का पार्ट ले लिया, तो ब्यूट लिख दिया यहाँ पे। तो जब जिस कार्बन पे COOH है, अगर उसको काउंट कर लिया जाए तो नाम की वजह से सिर्फ OH लगता है, लेकिन अगर COOH के कार्बन को काउंट नहीं किया तो पूरा नाम कार्बोक्सिलिक लगता है। अब जैसे मैंने लिखा ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम बताओ। 1 2 हाइड्रोजन पूरी कर लेना, एक शॉट में 6 के 6 हेक्सेन 1,6। और देखो आइडियली ये तुम्हारा एन हुआ प्राइमरी सफिक्स, ये तुम्हारा हुआ सेकेंडरी सफिक्स। बोलो हाँ है ना? हुआ। अब अगर ये प्राइमरी सफिक्स और ये सेकेंडरी सफिक्स, तो माय पॉइंट इज कि मैम एन के बाद अगर कोई दूसरा सफिक्स आता तो ये ई ड्रॉप होता है। कब? जब ये AEIOUY से स्टार्ट हो, फिर तो डी से चालू हो रहा है, यानी कि डाई ट्राई का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डाई का डी और ट्राई का टी और टेट्रा का टी, उनसे ये ई ड्रॉप नहीं होता, तो नाम ये सही। तो अगर 2 ऑप्शंस आए, उसमें एक में हेक्सेन 1,6 डाईओइक एसिड हो और एक में हेक्सेन वाला पूरा हो, तो आप किसको चूज करोगे? समझ आ गई? टेक्निक समझ आ गई? दिस इज हाउ यू नेम द कंपाउंड्स। फंडा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लॉन्गेस्ट चेन एक ही चीज ई क्यों हटाई इसमें? तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इज दिस क्लियर?
पक्का? Yes. और बताओ, तो ये कंसेप्ट हमारा इसका पार्ट, ठीक है? कोई दिक्कत इसके अंदर तो बोलो, नहीं मैम। पक्का? तो ये हमारा पूरा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है, ठीक है? अब इसके अंदर एक चीज़ आती है, बात को समझो क्या। एक हमारे स्टैंडर्ड कुछ रिएक्शंस आते हैं, है ना? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो अभी नहीं कराऊंगी आज, वो अभी नहीं तुम्हारे सिलेबस में, डोंट डू दैट। वो एक्स्ट्रा पार्ट है, वो 11th में जब आएगा तब सीख लेना। हमारे में तो केमिकल बॉन्डिंग। अगले सैटरडे संडे जब तुमको कराऊंगी Chemical बैलेंस bonding। बॉन्ड चाहिए तो इसको कराओ। अगले सैटरडे संडे भी आऊंगा कराना ही पड़ेगा। आज छुट्टी मारने पहले सोचा था मैम। आप तो एक दिन में मतलब इतनी नहीं क्या आई मैम छुट्टी मैंने। ब्रो, मेरी बात सुन, कंटेंट तो उतना कवर हो गया ना। अब तुम क्या कर रहे हो? चलो सुनो, नाउ द पॉइंट इज अंडरस्टैंड, इतना समझ आया? अब इसमें एक हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमारे पास सबसे पहले आता है कंबशन। ये कौन सी रिएक्शंस है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस है। कंबशन में दो प्रकार की कंबशन होती है, एक होती है कंप्लीट कंबशन, ठीक है, और एक हमारे पास होती है इनकम्प्लीट कंबशन। अब 8th क्लास में तुम और भी पढ़ते हो रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन, ये सब है ना। तो ये हमारा कंबशन का मेन डिस्कशन क्या है कि बर्निंग एनीथिंग in the presence of oxygen is called combustion, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आपका excess of oxygen हो गया तो कंप्लीट है ना, और यहाँ पे अगर लिमिटेड ऑक्सीजन हो गया तो इनकम्प्लीट, ठीक है? अब जब आप किसी चीज़ को पूरा जला देते हो तो रेसिड्यू नहीं तो रेसिड्यू नहीं छोड़ता, तो नो रेसिड्यू लेफ्ट। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। बात समझ आई? लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी चीज़ को लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो यहाँ पर बनता है सूटी पार्टिकल्स। वो रेसिड्यू को बोलते हैं सूटी पार्टिकल्स। क्या होते हैं सूटी पार्टिकल्स? दीज आर माई अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। दीज आर गोइंग टू बी माई अनबर्नड कार्बन पार्टिकल। कैसे पार्टिकल्स होते हैं? आप देखो, कभी आपने देखा होगा जब दिया जलाती है मम्मी दिवाली पे, तो उस पर एक चमचा रख देती है, तो सारा सूटी पार्टिकल उस पर इकट्ठा होता है, काला हो जाता काला काला हो जाता है वो, और फिर मम्मी इसको स्क्रैप करती है तो वो पाउडर निकलता है ब्लैक कलर का। वो सारा सूटी पार्टिकल जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल है वो उसमें चिपक गया। ऑयली होता है वो। हाँ, उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला के काजल बन जाता है, तो वो आपका अनबर्न कार्बन पार्टिकल है। समझ गए कैसे बनता है सच में? मैम कार्बन क्यों खाया जाता है? कार्बन खाया जाता है? ये ऐश खाया जाता है थोड़ा, मतलब जो अरे। रेसिड्यू है वो खाया जाता है। वो यहाँ लगा देते हैं। नहीं खाते नहीं भी खाया हैं। खाते भी है। खाते भी है? आपने नहीं खाया? नहीं, खाया कभी भी नहीं खाया। मजा आता खाया है। जाता है। खाया जाता है? हाँ। अच्छा कौन लगता है, खिलाता टेस्टी लगता है। नहीं मतलब कि किसी इवेंट पे मतलब खाया जाता है मतलब होली इवेंट पे। हाँ। कौन से इवेंट में? मुझे नहीं पता। होली। होली पे? होली नहीं, होली होली। होली। होली हो। अच्छा होली, अच्छा HOLY वाला होली। हाँ। अच्छा मैं कह रही अच्छा। तो सूटी पार्टिकल जलाए, ठीक होली है, पे। ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे मीथेन की कंबशन लिखनी है, तो O2 करा तो CO2 बना और वाटर बना। H2 लेकिन अगर वहीं इसकी कंप्लीट कंबशन की जगह इनकम्प्लीट कंबशन लिख दूंगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये डिफरेंस है। अब तुम देखो, जब कोई नई नई गैस घर में जलाते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है बताओ? जब कोई नई नई गैस घर में जलती है तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स कि वहाँ पर ऐसे टिकेगा नहीं। ये क्या है, इतना ब्यूटीफुल कलर है ये। कौन सा? यार इसमें कलर्स कहाँ से लाऊं मैं? मैम इसमें बना सकते हो आप। कैसे मिक्स करूँ? कर दो। ठीक है, तो CO2 प्लस वाटर सही है। अब सिनेरियो देखो क्या है, कार्बन एक बैलेंस कर दे, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4, तो यहाँ 2 लगा दूँ। मान लो 2 ऑक्सीजन। अच्छा, तो ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो यहाँ 2 लगा दूँ, बैलेंस हो बैलेंसिंग गया। कर रहे हो ना। आप जब किसी चीज़ को जलाते हो ना कम्प्लीटली, आप देखो नया LPG गैस जब लगाते हो तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा होगा तो कैसी फ्लेम आने वाली है? फ्लेम शैल बी ब्लू कलर फ्लेम। कंप्लीट होगी तो। हाँ और इनकम्प्लीट होगी तो रेड हाँ, ऑरेंज। करेक्ट, हाँ रेडिश। ठीक है। तो दैट्स चलिए ब्लू कलर फ्लेम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका रेडिश फ्लेम। आम के जब दिया जलाते हैं वो मतलब वो इनकम्प्लीट कंबशन होती है। मेजरली जलाते वो हैं? इनकम्प्लीट कंबशन है।
और उसके बाहर की फ्लेम हल्की सी हाँ, ब्लू हाँ, होती है थोड़ा सा, क्योंकि दैट इज़ अ कंप्लीट कम्बशन। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये पार्ट हमने पढ़ा हुआ है। कोई दिक्कत इसके अंदर? दिस इज ब्लू कलर्ड फ्लेम, दिस इज रेडिश फ्लेम, दिस इज येलोइश फ्लेम। क्या मेरी बात समझ आई? फंडा समझ आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है, बात को समझो। सीन ये है कि जब मेरे पास ब्लू कलर्ड फ्लेम हुआ या रेडिश फ्लेम हुआ, ठीक है, ये चीज़ समझ आई, तो बस कम्बशन में इतना ही है। और आपका कंप्लीट कम्बशन में लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे लिमिटेड हीट। तो यहाँ पे आधी जली चीज़ रह जाती है और यहाँ पे चीज़ पूरी जलती है। लाइट उतनी हाँ लाइट हाँ, लाइट उतनी। अच्छा, CO जो है वो पॉइजनस गैस है। कैसे? तभी अंदर कि ऊपर कार्बन नहीं जलाने मोनोऑक्साइड से। हमारे हीमोग्लोबिन के साथ अगर जुड़ जाता है तो ब्लॉकेज कर वो देगा। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वो पढ़ते ना हम लोग कि अगर मैंने सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया तो मेरे लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया। अब लंग्स से जब वो एल्वियोलियर सैक्स में जाएगा तो वहाँ पे CO की परसेंटेज बढ़ गई, और बाहर जो मेरे सेल्स है उसमें O2 है या CO2 है, तो CO2 आया। अब नॉर्मली जाना चाहिए था O2, O2 तो किसका एक्सचेंज होना चाहिए था? O2 जाना चाहिए था एल्वियोलियर सैक्स से ब्लड में, और वहाँ से आना चाहिए था एल्वियोलिस में। अब यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें पता है? यहाँ ये हो रहा है कि CO चला गया। जो CO चला गया, अब CO हीमोग्लोबिन में रेड ब्लड सेल पकड़ेगा। अब वो इतना पकड़ेगा कि दिस इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 300 टाइम्स। दिस इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अगर ये 300 टाइम्स मोर स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से तो क्या होगा? बोलो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता कैसे? देखो, जब मैंने ऑक्सीजन ली तो हीमोग्लोबिन में गई, हीमोग्लोबिन ने पकड़ा, हीमोग्लोबिन ने लंग्स के पास पकड़ा और वो मेरे सिर में लेके गया। मान ले मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो तू सोच, मैं तेरे को अगर ऐसे माहौल में रखूँ जहाँ सफोकेशन है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, सिर में दर्द होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि माई ब्रेन गेट्स डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन एंड माई ब्रेन कंसिस्टेंटली नीड्स ऑक्सीजन। तो यहाँ से O2 लिया। ब्रेन को हाँ, ब्रेन इज़ वन ऑर्गन जिसको बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चलेगा, जिसको बिना ग्लूकोज के काम नहीं चलेगा। तुम भूखे मर जाओ, तुम भूखे मत रहो। तुम देखो सबसे ज़्यादा तुम डाइटिंग से, तुम्हारी बॉडी नहीं तुम्हारी टूटती, तुम्हारा ब्रेन कहता है और खा ले, क्योंकि अब ब्रेन नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो आपने O2 लिया, O2 लंग से लिया, लंग से वो घूम फिर के तुम्हारे ब्रेन में गया। जब वो तुम्हारे ब्रेन में गया, व्हाट इज़ हैपनिंग? वहाँ पे जाके उसने O2 छोड़ा, तो रेड ब्लड सेल से O2 पकड़ के लाया था, O2 छोड़ दिया। आइंस्टाइन के ब्रेन को फिर ऐसे जिंदा रखा। समझे तुम? अब क्या हो रहा है? अब कार्बन मोनोऑक्साइड पकड़ के ला रहा है RBC। अब वो कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड छूट जा, मैं फ्री हो जाऊंगा, किसी और को पकड़ के लाऊंगा। वो कह रहा है मैं छूटूंगा ही नहीं। तो दिस इज स्टेबल। तो वो जुड़ गया हीमोग्लोबिन के साथ, तो जुड़ गया। तो सारा हीमोग्लोबिन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया तो O2 पकड़ने वाला हीमोग्लोबिन कुछ बचा ही नहीं। तो ये एक बार जुड़ गया तो स्टेबल हो गया। हेंस ऑल हीमोग्लोबिन gets used up in not and not useful for taking up oxygen. इसलिए जब भी CO पॉइजनिंग होती है तो it's always recommended that whenever you are exposed to lot of carbon monoxide, it is always to run in the open environment. Why so? Because when you go in the open environment, वहाँ क्या होगा जाके? ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। हाँ, ऑक्सीजन। so all hemoglobin gets used up. मैम फिर इसका कोई जैसे रेमेडी वगैरह नहीं है ऐसे इससे बचने के लिए? अगर हमने उसे इनहेल कर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड तो उससे बचने के लिए कोई? बचने के लिए क्या? सोता आदमी CO एब्जॉर्ब कर रहा है तो मर जाएगा। सोता नहीं। हाँ, तो मैं बोलती हूँ खुले माहौल में बाहर जा। अच्छा, बाहर हाँ, जाए। वही तो बोला कि गेट्स हेंस द बॉडी। इसलिए हम बोलते कि हमें कभी डोर जब हीटर चल रहा था डोर बंद हाँ करना चाहिए। हाँ, अगर हीटर चल रहा है तो गेट बंद नहीं होना चाहिए। ठीक। ठीक है। हेंस द बॉडी गेट्स डिवॉइड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन होती है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आता है रिडक्शन। नाउ रिडक्शन में क्या होता है? हम इसमें दो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, LiLH4 और NaBH4। तो ये तो हो गया लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्रेट और ये हो गया सोडियम सोडियम बोरो हाइड्रेट। ठीक है।
अब सोडियम बोरोहाइड्रेट ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू अल्कोहल। समझ आया? कार्बोक्सिलिक कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है मान लो, और अगर तुमने उसमें LiLH4 डाल दिया तो और- COH हटाओ और उसकी जगह CH2OH लगाओ। समझे? तो आप देखो क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन की कितनी डेफिनेशंस है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स का गेन, एडिंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। एडिंग करा दिएगा तो ये मामा ने खुद पढ़ा था वैसे। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स उड़ जाते हैं। है ना? तो यहाँ से देखो COH में 2 O थे, एक O हटा तो उसकी जगह पे ये 2 H हट जगह, तो O का हटना हो गया तो रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। और उसकी जगह पे H का लगना, इसकी जगह H पे लगना, ऑक्सीजन की जगह। समझ आई? फंडा समझ आया? ऑक्सीजन की जगह बात समझ आई कि नहीं? अच्छी लग रहा तो ये RCOH हो जाएगा पक्का? है। 2 आ गया H2CH। समझ आई? पक्का? तो ये क्या हुआ, तो जैसे मैंने बोला कि कन्वर्ट करो इथेनोइक एसिड टू इथेनॉल, तो आप उसमें LiLH4 डाल दो तो यहाँ से ये O हट जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 है ना? ओके। समझे? तो ये रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीडेशन क्या करता है, ये मैं वो बता रही हूँ जो बेसिक 10th में लगता है, अभी तो उतना ही कर लो। तो इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, KMNO4 है या K2Cr2? 7 टैश। ठीक है? और ये पोटाशियम क्रोमेट। परमैंगनेट। अच्छा अच्छा उल्टा। MnO4 है वो। उल्टा। समझ आई? ये दिस डाई- पोटाशियम परमैंगनेट, दिस पोटाशियम डाइकार्बोनेट। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये क्या करता है, इसका उल्टा। जैसे मान लो मेरे को कहीं पे भी CH3 CH2OH दिखा, कोई अल्कोहल दिखा, तो अगर तुम उसमें KMNO4 या K2Cr2 कुछ भी डाल दोगे तो ये इसको क्या कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? तो रिमूवल ऑफ H हो गया, इतना पार्ट रह गया था।